महिम्ने कर्मणे दुर्निवारणयानि ब्रोधत्वं सनोसदि शात्कार जीविता जीयान जैनी से वेदांत पद्धति सम्यक ज्ञानामलज्योते जननी द्विनया श्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद सदवंदियाणं त्रिवर्णेद मधुर विसदवाणम् अन्तातीद गुणाणं नमोजिणाणं जिद भवाणम् कल अपनी चर्चा क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत में स्वक्षेत्र परावर्तन के ऊपर हुई थी। आज विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर प्रश्न करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र परावर्तन के कितने भेद हैं? बोलिए सरोज आंटी। क्षेत्र परावर्तन के दो भेद हैं, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। बढ़िया। स्वक्षेत्र परावर्तन की काउंटिंग कैसे करते हैं? सुषमा भाभी। हेलो। हाँ सुषमा भाभी। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र। दो हाँ दो भेद है, दो भेद। नहीं, भेद तो दो हैं सुषमा। उसकी स्वक्षेत्र परावर्तन की काउंटिंग कैसे करते हैं? अच्छा, थोड़ा विषय हमने शायद पहले दिन सुनो नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। हम्म। सुधा दीदी दिल्ली से। जय जिनेन्द्र। हाँ, स्वक्षेत्र परावर्तन में जब जीव जितने प्रदेश प्रथम ग्रहण करता है उतने बार ही उन प्रदेशों को ग्रहण करने के बाद फिर वो जीव आगे, जैसे उसने 50 ग्रहण किए हैं तो 50 बार उन प्रदेशों को ग्रहण करने के बाद फिर 51 बार ग्रहण करेगा, तब वो काउंट होगा उसका। 50 प्रदेशों को ग्रहण नहीं लेना। हाँ 50 प्रदेश प्रमाण उसकी अवगाहना है। अच्छा, वो परावर्तन, द्रव्य परावर्तन में परमाणुओं का, वर्गणाओं का ग्रहण है, और यहाँ पर उतने प्रदेश प्रमाण उसकी अवगाहना, यानी उसका जो शरीर के साइज है ना, वो शरीर का साइज में जितने प्रदेश आएंगे उतनी बार उस जीव को उस अवगाहना प्रमाण में जन्म लेना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ नहीं, आ गई। हाँ बोलो एक बार फिर से। प्रथम बार जीव जब जितने प्रदेश ग्रहण करेगा उतनी प्रदेश की अवगाहना उतनी बार ही उसको ग्रहण करता है, उसके बाद उसका क्षेत्र फिर आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? जैसे उसने 50 प्रदेशी अवगाहना ग्रहण किया है, उसके बाद 51 भी ग्रहण करेगा। यदि 52 ग्रहण करेगा तो वो काउंट नहीं होगी। 51 के बाद फिर 52, इस तरह से नंबर से जाएगी उसकी। यह कहाँ तक जाएगी वो? उत्कृष्ट अवगाहना तो जितनी महामतस्थ की होती है ना, 1000
की अवगाहना उतनी ग्रहण करेंगे। 1000 योजन प्रमाण, 1000 योजन 500 योजन चौड़ी, 250 योजन मोटी, मोटी। इतनी अवगाहना को धारण करेगा। आप बोले बढ़िया। दीदी थोड़ा। हाँ हाँ, बोलिए सुषमा जब जी। जब यह जीव जिस क्षेत्र पर अर्थात जिन प्रदेश, आपका फोन म्यूट हो रहा है बार बार। यदि वह जीव असंख्यात प्रदेशी है तो वह मतलब आकाश के प्रदेशों को, उन असंख्यात प्रदेशों को अपना स्थान बनाएगा और ऐसे क्रम से करते करते वह एक एक प्रदेश आगे बढ़ता जाएगा। जैसे सूक्ष्म निगोदीय लब्धीय पर्याप्तक जीव का जो अवगाहना रूप बनाएगा और एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते, जैसे स्वयं रमण मत्स्य है, वह अपने योजन प्रमाण वह अपने शरीर मतलब अवगाहना बनाएगा। ऐसे एक एक प्रदेश को बढ़ते बढ़ते क्रम में सभी प्रदेशों में अपना जन्म लेगा। ऐसा है। वो दरअसल यहाँ साउंड बहुत ज्यादा तेज है तो मैं आपकी प्रॉपर आवाज सुनाई नहीं दी। कल एक बार विषय को फिर से अपन देखेंगे, है ना। चलिए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 92। हाँ सरोज आंटी बोलिए। दीदी इसी को डिफाइन करें, स्वक्षेत्र परावर्तन को। हाँ करिए करिए। हाँ, जब कोई जीव परावर्तन क्षेत्र परावर्तन के आरंभ में जघन्य अवगाहना अर्थात सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव के जन्म को लेकर उत्पन्न हुआ और तब उसके आयु पूर्ण करके मर गया। घनांगुल उसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यात में भाग होती है। घनांगुल के असंख्यात में भाग में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव असंख्यात बार इसी अवगाहना को ग्रहण करे, इसके पश्चात असंख्यात से एक प्रदेश अधिक अवगाहना वाला शरीर ग्रहण करे। बीच बीच में कोई भी अवगाहना धारण करे उसकी गिनती नहीं होगी। जब यह जीव जघन्य अवगाहना से एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना से क्रम से उत्कृष्ट अवगाहना धारण करे, इसमें जो समय लगता है वह एक स्वक्षेत्र परावर्तन काल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से व्यवस्थित आपने बोला, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 92। कल अपनी चर्चा इस पर हुई थी कि सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की कहाँ होती है। थोड़ा सा विषय अपना मूल उसका ना करके अन्य जो प्रासंगिक हैं उससे जुड़े हुए विषय वो अब यहाँ पर आएंगे। शंका, ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले की ही जघन्य अवगाहना क्यों होती है। समाधान, जब जीव प्रभव को गमन करे तब विदिशाओं को वर्जित, विदिशाओं कर वर्जित अर्थात रहित 4 दिशा व अधा व ऊर्ध्व दिशा में गमन होता है। सो 4 प्रकार हैं, ऋजु गति, पानी मुक्त गति, लांगलिका गति, गमन करे सो ऋजु गति है। सभी के पास पीडीएफ है ना? नहीं है दीदी। जिसमें दीदी उसे कैसे खोलें इसको सुनते हुए भी? नहीं, आप व्हाट्सएप पे जाकर के खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा। सीधा बैक करें, बैक करते जाएं, व्हाट्सएप पर जाएं और आप ग्रुप पर जाकर के आप पीडीएफ को खोल सकते हैं। जहां सीधा गमन करे सो ऋजु गति है
जिसमें बीच में एक बार मुड़े सो पानी मुक्ता गति है, जिसके बीच में 2 बार मुड़े सो लांगली का गति है, जिसमें 3 बार मुड़े सो गोमूत्री का गति है। मुड़ने में जो विग्रह गति, उसमें योगों की वृद्धि होती है। ये विशेष पॉइंट आया था कि आखिर ऋजु गति से जीव जब गमन करता है तभी उसकी सबसे जघन्य अवगाहना क्यों होती है? जघन्य अवगाहना क्यों होती है? मोड़े लेने पर का प्रमाण बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे जब कोई जीव मोड़े लेता है तो मोड़े लेने में उसकी अवगाहना जो होती है वो बड़ी हो जाती है। इसको यद्यपि उदाहरण कितना सटीक होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे अपन ही देखें, एक सामान्य चलना और एक थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना, तो आपके पसीने कहाँ निकल आते हैं? उबड़ खाबड़ रास्ते पर। एक सामान्य चलना और एक दौड़ लगाना, तो दोनों में क्या स्थिति बनती है? दौड़ लगाने में आपकी सांस भर जाती है। तो ऐसे ही जब जीव उदाहरण को उदाहरण ही समझना, मतलब इसको एकदम एग्जैक्ट सिद्ध कि जब जीव मोड़े लेता है तो मोड़े लेने में उसका विशेष होता है, और योगों का परिस्पंदन विशेष होने से क्या होता है कि उसकी अवगाहना जो होती है वो अवगाहना बड़ी हो जाती है। बात समझ में आई कि हाँ उतनी ही बड़ी होती है। बड़ी यानी जो सूक्ष्म अवगाहना थी उससे यदि कुछ प्रदेश भी बढ़ गए तो डिफरेंस दिखता अपने। देखो ये जो सारा प्रकरण है ना, ये आप किसके हिसाब से देख रहे हैं? ये सारा प्रकरण छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। ये सारा प्रकरण जो है वो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। और जो जैसे आप एक mm खींचते हैं, 1 मिलीमीटर, तो उसके और उससे यदि आप 1-2 प्रदेश के आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप पेंसिल की एक नोक भी रखते हैं तो वो जो नोक है उसमें भी असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं। यानी आपकी पेंसिल की नोक पर कितने सूक्ष्म निगोदिया जीव आ जावे, आपको असंख्यात निगोदिया जीव उसमें समाहित हो जाते हैं पेंसिल की नोक पर। यानी उसमें भी कितने प्रदेश होते हैं। तो ये छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। ये जो सारा विषय है ये किसके ज्ञान का विषय है? केवली के ज्ञान का विषय है। जैसे कल वो बात आई थी ना, तो संजय भैया नहीं है, कल संजय भैया ने वो प्रश्न उठाया था ना कि उत्कृष्ट आयु वाले 16 भाव होते हैं मनुष्य के। वास्तव में जो जीव सागर अधिक प्रमाण के लिए 30 पर्याय में आता है तो उसमें मनुष्य पर्याय की संख्या का कोई निश्चित नहीं है। चाहे वो क्षुद्र भाव वाली हो चाहे वो उत्कृष्ट भाव वाली हो, केवल लगातार की अपेक्षा आया है कि जीव यदि लगातार भाव धारण करेगा तो केवल 48 ही भाव धारण करेगा। और दूसरी बात जो सरोज आंटी ने प्रश्न उठाया था, क्या देव विकलत्रय में जा सकते हैं? तो देव गति के जीव विकलत्रय में नहीं जा सकते और विकलत्रय वाले जीव भी देव में नहीं जा सकते हैं। देव वाले केवल स्थावर में जा सकते हैं और जो असंगी पंचेंद्रिय हैं, केवल असंगी पंचेंद्रिय जीव ही देवायु का बंध कर सकते हैं। और स्थावर जो हैं वो तिर्यंच और मनुष्य इन 2 पर्यायों में आ सकते हैं। अग्नि का युग और वायु का एक मनुष्य आयु का बंध नहीं करते। ये कल की चर्चा में विशेष समझना।
काय में देवों के तो नियम ही है ना, मनुष्यो देवाय स्थावर में जाते ना देव। नहीं, वो नहीं करेंगे। मनुष्य आयु का बंद कर सकते हैं और तिर्यंच आयु का बंद कर सकते हैं, ऐसा है। नहीं, अभी तिर्यंच का बोलिए ना भाभी। देवायु का बंद तिर्यंच के लिए ले रहे ना, तिर्यंच के लिए ले रहे हैं। और ऊपर से यदि देवायु का बंद लगाएंगे तो वे मनुष्य में जाएंगे और स्थावर में जाएंगे। वो देवायु का बंद कर लेता है। संगीत इसका मूलाचार जी में एक पूरा चार्ट आया है, तो मूलाचार जी में हम देख सकते हैं इसका कि कौन जीव कहाँ से कहाँ पर जा सकता है, कहाँ से आ सकता है। तो मूलाचार में एक पूरी टेबल बनी हुई है, उसमें है ये विषय। शंका, उत्पन्न होने के तीसरे समय में ही सर्वजगन्य अवगाहना, यहाँ योगों की वृद्धि होने पर अवगाहना में भी वृद्धि हो जाने का प्रसंग आता है। इसलिए ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले की ही जगन्य अवगाहना होती है। ये हेतु आ गया कि यदि जीव मोड़े लेगा तो नियम से उसमें क्या हो जाएगी, अवगाहना बड़ी हो जाएगी। और सीधी ऋजु गति से यदि गमन करेगा तो उसकी अवगाहना सूक्ष्म ही रहेगी। शंका, उत्पन्न होने के तीसरे समय में ही सर्वजगन्य अवगाहना क्यों होती है? समाधान, उत्पत्ति के प्रथम समय में ही निगोदिया जीव पढ़ना है नहीं इसके आगे। शंका, उत्पन्न होने के तीसरे समय में ही सर्वजगन्य अवगाहना क्यों होती है? समाधान, उत्पत्ति के प्रथम समय में निगोरिया जीव का शरीर आयत चतुष्क, शरीर लंबा बहुत और चौड़ा कम, तथा दूसरे समय में समचतुष्क ऐसा चौकोर होता है, या तीसरे समय में गोल हो जाने से जगन अवगाहना होती है। क्योंकि लंबा, चौकोर और समचौकोर से गोल क्षेत्र में कोण दूर होने के कारण जगन्य अवगाहना होती है। इसकी अपनी चर्चा कल हो चुकी थी, ये कल अपन ने समझ लिया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्कृष्ट अवगाहना, स्वयंभू रमण नामक समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। उसका प्रमाण 500 योजन चौड़ा तथा 250 योजन मोटा है। यह उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र के तटवर्ती मत्स्य में तथा अथवा अन्यत्र पाए जाने वाले जीव में ना होकर स्वयंभू रमण समुद्र के मध्यवर्ती महामत्स्य में ही संभव है। तो इसमें ये जो विशेषता आई है कि स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो उसमें एक तट का अर्थ क्या लगाना कि ये सबसे बाहर जो स्वयंभू रमण समुद्र है तो यहाँ इनके जो किनारे हैं, इन किनारों पर ये अवगाहना वाले मत्स्य जीव नहीं होंगे। वो कहाँ पर होंगे? वो मध्य में होंगे, क्योंकि मध्य में उनको स्पेस मिलेगा, तट पर नहीं होंगे। हाँ, जिनकी सबसे सर्वोत्कृष्ट अवगाहना है, उन सर्वोत्कृष्ट अवगाहना जो है वो कहाँ पर होगी? वो मध्यवर्ती इलाके में होगी, ऐसा इन्होंने लिया है। अन्यत्र पाए जाने वाले जीव में न होकर स्वयंभू रमण समुद्र के मध्यवर्ती महाप्रदेशों महामत्स्य में ही संभव है। फिर जगन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत एक एक प्रदेश की वृद्धि क्रम से मध्यम अवगाहना के अनेक अर्थात असंख्यात भेद होते हैं।
यानी इसमें जो अवगाहना के यदि भेद लगाएंगे कि हमने सबसे जघन्य अवगाहना किसके लिए, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक के लिए, और उत्कृष्ट अवगाहना किसके लिए, महामत्स्य के लिए। तो बीच में कितने भेद बनेंगे एक एक प्रदेशों को बढ़ाते हुए, असंख्यात। असंख्यात क्यों बनेंगे, अनंत क्यों नहीं बनेंगे, निधि भाभी? हम्म हाँ, 3 लोक के असंख्यात ही प्रदेश में है, इसलिए अवगाहना यदि बढ़ेगी तो एक एक प्रदेश बढ़ने पर असंख्यात ही भेद होंगे, उसके अनंत भेद नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। समाधान, शंका, महामत्स्य की अवगाहना कितनी घन योजन प्रमाण होती है? 1000 multiplied by 500 into 250 हम्म equals to 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ घन योजन प्रमाण होती है, अर्थात 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन मोटा, ऐसे 12.5 करोड़ घन योजन अवगाहना होती है। शंका, अवगाहना के कितने भेद हैं? समाधान, सर्वजघन्य अवगाहना को आदि करके उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत जितने अवगाहना के भेद हैं, उनमें किस किस भेद का कौन कौन स्वामी है और उन अवगाहनाओं का अल्प बहुत का प्रमाण तथा गुणाकार का क्रम क्या है, सो उसके भेद जानने के लिए 24वां अध्याय देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परक्षेत्र परावर्तन। पढ़िए। 10वां अध्याय पर क्षेत्र परावर्तन। कोई सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना के शरीर को धारण करके मेरु पर्वत के नीचे लोक के मध्य भाग में इस प्रकार जन्म ले कि उस जीव के मध्य के 8 प्रदेश लोक के मध्य के 8 प्रदेशों में आ जाए। पश्चात आयु पूर्ण होने पर मरकर संसार भ्रमण करता हुआ किसी काल में उतने ही प्रदेश प्रमाण अवगाहना को शरीर धारण करके उसी क्षेत्र में जन्म ले। इसी भांति जघन्य शरीर की अवगाहना के बराबर असंख्यात प्रदेश प्रमाणवार उसी क्षेत्र में उसी प्रकार जन्म ले। मध्य में और जगह अवगाहना से उत्पन्न होता है, उनकी तो गिनती ही नहीं। बाद में उसकी समीपवर्ती। इसमें क्या लेना है कि ये 3 लोक हैं, इस 3 लोक में सबसे मध्य में क्या है, सबसे मध्य में है सुमेरु पर्वत। ठीक, 1,00,000 योजन का। जमीन में कितना है ये, इसकी जड़ 1000 योजन। इसके मध्य में, किसके मध्य में, सुमेरु का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे 8 प्रदेश होते हैं गोस्तन आकार के। गोस्तन आकार कैसे समझना कि इससे 4 प्रदेश ऐसे, जैसे वो होते हैं ना, पासे को क्या बोलते हैं, डाइस। तो जैसे डाइस होता है ना, बिल्कुल डाइस के शेप में ही आप इस तरीके से उसके 4 प्रदेश, जैसे ये 4 और ये 4, या ये 4 और ये 4, ऐसे 8 प्रदेश होते हैं। ये 8 प्रदेश यहाँ पर समझना कि ये 8 प्रदेश हैं। आठ प्रदेश, इन 8 शरीर के सेंटर में
वे उसके 8 प्रदेश आ जावे। जैसे अपन अपना शरीर का सेंटर लेवे कि अपने शरीर के सेंटर की नाभि, तो नाभि पर जो प्रदेश है, नाभि तो यद्यपि एक्सटर्नल है, पूरी बॉडी का जो इंटरनल सेंटर है वो प्रदेश और ये 8 रोचक प्रदेश ये वहां पर आ जावे और उतने आकाश के प्रदेश को घेर लेवे। सबसे सूक्ष्म अवगाहना से, तो सूक्ष्म अवगाहना किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की। उस स्थान को घेर कर उस जीव में जितने प्रदेश हैं या उसने आकाश के जितने प्रदेशों को वहां पर घेरा, आकाश के प्रदेशों को घेरा, उतनी बार वो जीव वहां पर जन्म ले। कंटिन्यू यानी मतलब जब अपन काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करेंगे कि लगातार की अपेक्षा करेंगे। बीच में यदि वो यहाँ जन्म ले गया तो उसकी समझ में आई? हाँ, जितने आकाश के प्रदेश उसने पहली बार में घेरे थे उतनी बार उतनी ही अवगाहना से वो वहां पर उसी तरीके से उन रोचक प्रदेशों को सेंटर में रखते हुए जन्म ले। हाँ, सेंटर में आने चाहिए। सेंटर में आएंगे तब वहां से अपन ये परक्षेत्र परावर्तन जो है वो प्रारंभ होगा। यानी पहली बार उसने जन्म लिया, फिर जितने प्रदेशों को घेरा उतनी बार वो जन्म लेवे। जब वो पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद आकाश की जो श्रेणी है उनके एक एक प्रदेशों को क्रम से जन्म लेवे। तो वो क्रम ये नहीं बताया कि उस क्रम की काउंटिंग कैसे करेंगे, बस इतना बताया कि जैसे ये आकाश प्रदेशों की ये एक पूरी श्रेणी है, तो इस श्रेणी को उसने यदि प्रारंभ किया, मान के चलो यहाँ है, तो यहाँ पर क्रम से वो जन्म लेवे, फिर ऊपर से ऐसे क्रम से आवे। काउंटिंग का तरीका नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि आकाश के प्रदेशों को सेंटर में जन्म लेकर के फिर क्रम से श्रेणियों पर एक एक प्रदेश पर जन्म लेवे। बीच में यदि वो कहीं अन्यत्र जन्म ले लेगा तो वो स्थान काउंट नहीं होगा, वो काल काउंट होगा। फिर जब वो अनंत काल बाद उस प्रदेश पर जन्म लेवे, देखो अपन इसको ऐसे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ये लोक है और ये लोकाकाश की आकाश श्रेणी है। जीव ने सबसे पहले यहाँ पर जन्म लिया। अब अगली बार वो कहाँ जन्म, ये मान के चलो उसके असंख्यात बार यहाँ के जन्म पूरे हो गए। अगली बार उस जीव ने निष्कुट क्षेत्र पर जन्म ले लिया तो वो काउंटिंग होगा क्या? वो काउंटिंग होगा क्या कि नहीं होगा। वो काउंटिंग नहीं होगा। क्या करेंगे कि फिर वो जीव जब अनंत काल जाने के बाद यहाँ पर जन्म लेगा, कहाँ पर जन्म लेगा कि जस्ट उसके अगले प्रदेश पर वो काउंट होगा। फिर वो जीव कहीं यहाँ जन्म ले ले, कभी यहाँ जन्म ले ले, कभी कहीं जन्म ले ले। यानी कितने स्थान हैं जहां पर वो जन्म ले सकता, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं भी ले ले, लेकिन वो काउंटिंग नहीं होगी।
एक एक प्रदेशों को ही बढ़ते बढ़ते जन्म लेवे, फिर ऊपर से कहीं से भी यदि होए तो क्रम क्रम से, सरल है कि कठिन है? नीचे भी जन्म लेगा, मतलब हाँ कहीं भी ले सकता है, लेकिन वो हमें काउंटिंग जो करनी है वो क्रमिक रूप से ही करनी है। आकाश अभी आचार्य देव ने कहीं पर भी काउंटिंग करने का तरीका नहीं बताया, क्यों किस तरीके से। बस आप इतना समझो कि जो लोक के प्रदेश हैं उनको क्रम क्रम से जन्म लेता हुआ वो पूरा कर ले, तो वो एक पूरा क्षेत्र परावर्तन हो जाएगा। तो इसमें जो स्वक्षेत्र परावर्तन है उसका काल, और क्षेत्र परावर्तन है उसका काल, दोनों का काल प्लस करने पर एक क्षेत्र परावर्तन का काल पूरा होता है। हाँ? कितना दुर्लभ है। और ये बोलते हैं कि एक क्षेत्र परावर्तन में अनंतानंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। मतलब कि क्षेत्र परावर्तन का काल इतना है कि उसमें अनंतानंत द्रव्य परावर्तन निकल जाते हैं। देखो अभी अपनी परिणति देखो। और कहीं ना कहीं क्षेत्र की तलाश करता है। क्यों मंजरी भाभी? जब इस जगह पर आ जाएंगे तब धर्म आराधना करेंगे। यानी हम कितना क्षेत्र से ये तब हम ऐसा करेंगे। सीमंत भगवान के समक्ष शरण में जाएंगे, साक्षात दिव्य ध्वनि मिलेगी, तब हम ऐसा करेंगे। केवलियों का पाद मूल मिलेगा, तब हम ऐसा करेंगे। 9 कर्मों की चाहत, कर्मों की चाहत, क्षेत्र की चाहत। अभी आगे चलोगे काल परावर्तन में, तो काल की चाहत, भव की चाहत, ये स्त्री पर्याय मिली है, ये दुखद पर्याय मिली है। पुरुष पर्याय हो, चौथा काल हो, या फिर विदेह क्षेत्र जैसा क्षेत्र हो। मतलब जीव देखो कहीं ना कहीं सुख के नाम पर भी पर की ओर आशा लगाता है, और कल्याण के नाम पर भी पर की आशा लगाता है। दोनों के नाम पर ही पर की आशा चलती है। दूसरे की तरफ से दृष्टि हटना इस जीव का कभी नहीं होता। मतलब जीव एक बार विरक्त नहीं होता। इस क्षेत्र परावर्तन में आखिर हमने कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया होगा, क्या हम सिद्ध सिलापन नहीं गए होंगे, क्या जो सिद्धों की अवगाहना है, जो सिद्धों के अमूर्तिक प्रदेश हैं, क्या वहां पर हमने जन्म नहीं लिया होगा, क्या उनके प्रदेशों को स्पर्श नहीं किया होगा। यानी तुम साक्षात सिद्धों के प्रदेश स्पर्श करके आ गए, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर में कल्याण की भावना पैदा नहीं हुई। यानी आप विचार करके देखो कि संसार से विरक्त होना, यथार्थ मार्ग की तलाश करते हुए उस कार्य को करना कितना दुर्लभ है। सुख के लिए भी दौड़ बाहर की, और कल्याण के लिए भी दौड़ बाहर की। ऐसे संयोग हो, ऐसे समागम हो, ऐसे परिणाम हो, चलो ये कुछ नहीं तो फिर किसकी चाहत? भावों की चाहत। क्यों मंजू भाभी? ऐसी विशुद्धियां हो, ऐसा ज्ञान हो, ऐसा क्षयोपम हो, भाव परावर्तन में पड़ोगे
कि ऐसा कोई भाव नहीं रहा, सारे औदैहिक क्षयोपशमिक भाव जो तुम्हें प्राप्त ना हुए हो, ऐसी कोई विशुद्धि नहीं रही जो तुम्हें प्राप्त ना हुई हो। बस क्या नहीं मिला? कल्याण मूल रत्नात्रय परिणति अब तक दूर रही तुझसे। क्या किया? परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर न हमने जन्म लिया। नरकों स्वर्गों में घूम चुका, अतएव आस सबकी छोड़ूं, लोकाकृत शिखर पर थिर हूं, बस निज में ही निज को जोड़ूं। सामग्री सभी सुलभ जग में बहुबार मिली, छूटी मुझसे, कल्याण मूल रत्नात्रय परिणति अब तक दूर रही मुझसे। किसकी है ये पंक्तियां? पता है? मणि चाची पंडित जी साहब की 12 भावना की, लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना, उसकी ये पंक्तियां हैं। सामग्री सभी सुलभ जग में बहुबार मिली, छोटी मुझसे, कल्याण मूल रत्नात्रय परिणति अब तक दूर रही मुझसे, इसलिए न सुख का लेस मिला, पर मैं चिरकाल आया है। सद बोधि हेतु पुरुषार्थ करूं, अभ्युत्तम अवसर आया है। ये किसका पुरुषार्थ करना है? सदबोधि, बोधि यानी ज्ञान भी कह सकते हैं और रत्नात्रय भी कह सकते हैं कि अब रत्नात्रय का पुरुषार्थ करो। बाकी पुरुषार्थ तो बहुत किए, लेकिन रत्नात्रय का पुरुषार्थ नहीं किया। अपने मन से पूछो, पुरुषार्थ के लिए अनुकूलताओं को जुटाने का पुरुषार्थ ज्यादा करते हैं कि जो भाव, जो काल, जो क्षेत्र, जो द्रव्य, जो भाव मिला है उसमें ही हम रत्नात्रय साधने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ किस दिशा का ज्यादा होता है? पुरुषार्थ इनको बनाता है, थोड़ा शरीर अनुकूल हो जाए, थोड़े संयोग अनुकूल हो जाए, थोड़े से भाव अनुकूल हो जाए, उसके बाद हम ये सारा काम करेंगे। और जब अनुकूल होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर ऐसे मग्न होते हैं का याद ही नहीं होता, ऐसी कंडीशन। तो ये क्षेत्र परावर्तन इस तरीके से। बाद में उसके समीपवर्ती दूसरे प्रदेश में उपजा, समीपवर्ती तीसरे प्रदेश में उपजा, प्रदेश में क्रम से उपजा, ऐसे क्रम से श्रेणीबद्ध एक एक प्रदेश को रोकता हुआ संपूर्ण प्रदेशों में जन्म ले। क्रम रहित प्रदेशों में जन्म लेना गिनती में नहीं है। इस प्रकार लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में जन्म तथा मरने में जितना काल लगे, उतने काल समुदाय को एक पर क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। ख्याल में आया? जैसे अपने को काउंटिंग करना है कि भाई ये जीव क्रम से इस तरीके से ऊपर तक गया और फिर यहाँ से दूसरी पंक्ति से उतरा और फिर यहाँ इसको पूरा किया, फिर ये इस तरीके से इसको पूरा किया
और ये करते करते ऊपर गया, ऐसे करके वो कर सकता है। की पंक्तियां तो उसे उस पर जन्म ले और क्या करे, मरण भी करे। अकेला जन्म का नहीं लगाना, उन प्रदेशों पर मरण भी करे। जन्म तथा मरने में जितना काल लगे उतने काल समुदाय को एक पर क्षेत्र परावर्तन इसके बगल में कौन पंक्ति है? देखो इसका थोड़ा सा एक बार फिर से बता दे रहे, ठीक कैसे करेगा वहां, स्थान परिवर्तन होगा उसका, नहीं आएगा वो काउंटिंग में, वो नहीं आएगा। देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां कैसी हैं अपने को ये बात समझनी है। पहले नंबर तो ये 3 डायमेंशन है ना, ये 3 डायमेंशन है। और इसमें पृथर और श्रेणियां, पृथर समझते, पृथर अपनी भाषा में कहें तो परतें, पृथर का ही बिगड़ा हुआ रूप परत कहलाता। परत समझते, लेयर, इसमें लेयर बिछी होती है आकाश के प्रदेशों की। जैसे अपन LS और TS होता है ना, TS इसका काटे, TS तो समझते ना, जैसे भिंडी को आप ऐसे बनाते हो, तो इसका यदि आप TS काटें तो पूरी एक परत निकलेगी। तो ये जो है ये पूरा एक परत निकल आएगी इस तरीके से, है ना। और उस पे यदि आप प्रदेशों की पंक्ति देखें तो 7 श्रेणी, 7 राज्यों की आपको एक जगह श्रेणी मिलेगी। अपन ने जैसे इसको उस दिन घन बनाया था ना, तो घन कैसे बनाया था इसको, कि इस तरीके से उसको घन बनाया। अब इसकी आप परत काट दो, ऐसे लेयर बना दो, या जैसे हम ब्रेड के पीस काटते हो, बिस्किट के बनाते हो किसी के भी, तो इसके आप इस तरीके से बना दो, तो ये बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो ये जो ये पंक्ति हो गई, ये 7 राज्यों की पंक्ति हो गई। और ये जो पूरा एक इस तरीके से निकल आया पीस ऐसा, ये कहलाता है पृथर। और इस पृथर में आप या तो ऐसे डाल दो या फिर ऐसे डाल दो, ये जगह श्रेणी हो जाएगी। तो इस जगह श्रेणी ये अपन तो गैप दे रहे हैं, इसमें ऐसा कोई गैप नहीं होता। उसके प्रदेशों पर जीव का जन्म लेना, क्रम क्रम से जन्म लेना और मरण भी करना, उसी प्रदेश पर मरण करना। अब ये जन्म मरण की काउंटिंग कैसे होगी उतनी विस्तार से चर्चा तो आई नहीं, लेकिन जीव जन्म करे, मरण करे, और इस तरीके से परक्षेत्र परावर्तन जब पूरा हो जाता है तो स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन, इनको मिलाने पर एक क्षेत्र परावर्तन पूरा हो जाता है। प्रत्येक पतन में जन्म मरण करना। पृथर यानी 2 डायमेंशन, पूरे लोक एक पीस, हाँ पूरे लोक में जब मरण करेगा, पूरे लोक में जन्म करेगा, पूरे लोक के एक एक प्रदेशों पर जन्म मरण करेगा, तब वो एक क्षेत्र परावर्तन पूरा हो जाएगा। ये अपन ने जैसे इसको क्यों कर दिया, घन बना दिया लोक को, तो इसके पूरे एक एक प्रदेश पर उसका जन्म लेना और एक एक प्रदेश पर उसका मरण करना, वो क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत में आएगा। पर दीदी जघन्य अवगाहना भी
असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर वो जीव एक प्रदेश पे कैसे जन्म लेगा? एक प्रदेश पर जन्म नहीं लेना है, एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए जन्म लेना है। कि जैसे उसने मध्य के जो रोचक प्रदेश थे, उन रोचक प्रदेशों पर उस जीव ने जन्म लिया, इतनी अवगाहना धारण करी, असंख्यात बार जन्म लिया, फिर इसके एक प्रदेश को बढ़ा करके वो अवगाहना धारण करी, फिर अगली बार उसके एक प्रदेश को बढ़ा करके अवगाहना धारण करी। मतलब वो उसके एक प्रदेश उसकी काउंटिंग होगी, आगे पीछे वो कितना घेर रहा है वो नहीं है। इसमें आप ये अर्थ नहीं लगाना कि वो एक ही प्रदेश पर जन्म लेगा। जैसे हमने जो काउंटिंग कर जन्म ले गया, अब अगली बार उसको जन्म कहाँ लेना है, अगली बार यहाँ जन्म लेना है, तो यहाँ से इस तरीके से वो अवगाहना धारण कर सकता है। बैक में वो कहीं भी जा सकता है, साइड में कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो प्रदेश उसको टच होना जरूरी है, उसकी टचिंग होना जरूरी है। ख्याल में आया? क्योंकि असंख्यात प्रदेश एक प्रदेश पर तो आ ही नहीं सकते, इस तरीके से समझना। चलिए शेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज इतना ही। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? दीदी रोचक प्रदेश और अचल प्रदेश एक ही शब्द है? रोचक प्रदेश और अचल अचल प्रदेश, जी अचल प्रदेश का तो नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि प्रत्येक जीव के जो मध्य के प्रदेश होते हैं उनमें रिवॉल्विंग नहीं होती, वे प्रदेश अचल होते हैं। बहन जी, हाँ भैया। अभी एक प्रश्न पैदा हुआ कि इसमें से आया कि उसी क्षेत्र पे जन्म करे उसी पे मरण करे, तो जैसे निगोनिया जीव के बारे में आते एक श्वास में 8-10 बार, तो जन्म मरण तो उसका जब मरण होता है क्षेत्र बदल जाता है कि वही रहता है, क्या रहता है स्थिति? नहीं, जैसे निगोदिया जीव है तो निगोदिया जीव की तो देह वही रहती है, हाँ उसी देह पर, मतलब देह, उस देह में तो उसका जन्म मरण होता है, हाँ। लेकिन वो यहाँ वहाँ स्थान भी तो परिवर्तन कर सकती है ना देह। अब जैसे एक श्वास में 8-10 बार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र कहाँ बदलता नहीं, वही हो जाता होगा, क्या रहता मतलब कुछ अभी यही समझ में, मतलब थोड़ा कैसा? नहीं तो श्वास में भी समय बहुत है ना भैया। हाँ हाँ देखो, ठीक है। एक होता है शरीर, हाँ शरीर की स्थिति लंबी होती है, उस जीव में रहने वाला जो जीव है वो निकल करके आ जाता है, लेकिन वो देह बनी रहती है निगोदिया जीव की, निगोदिया जीव की देह बनी रहती है, और वो अच्छा, जीव निकल जाता है और वापस जाकर के फिर उसमें जन्म ले लेता है। स्थान बदल जाता है, ऐसी मतलब स्थिति। स्थान बदल जाता है, मतलब ऐसा क्योंकि है। उसमें अनंत निगोदिया है ना, हाँ तो वे साथ में, सब हाँ इकट्ठे तो मरते नहीं है, हाँ हाँ उसमें से कुछ निकल गए, कुछ मर गए, कुछ जिंदा है। जैसे आलू है तो हाँ आलू का शरीर बना रहा, हाँ उसमें हाँ से बराबर। जीव निकल करके मर गए और हाँ वापिस आकर के फिर उसमें जन्म ले लिए, तो हाँ, ये कंडीशन बनती है। इसलिए वो जन्म मरण दोनों की बात ली, इसलिए तब वो एक हम्म, परिचित परावर्तन का वो होगा। और वो हाँ कल के क्वेश्चन का भी आपका जवाब दे दिया भैया। हाँ वो अभी हम, हाँ उत्कृष्ट आयु वाले जो भाव होते हैं ना, हाँ वो उनकी भी कोई संख्या निश्चित नहीं है, अच्छा यानी मनुष्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, चाहे अच्छा वे क्षुद्र भाव हो चाहे वे अच्छा उत्कृष्ट भाव हो, अच्छा बस निश्चित है तो वे लगातार की अपेक्षा के निश्चित है। अच्छा कि कोई जीव यदि कंटिन्यू जन्म लेगा तो 48 भाव कंटिन्यू हो सकते हैं मैक्सिमम। हाँ बस अगर मनुष्य पर आएंगे, मनुष्य पर्याय के कंटिन्यू वाले, हाँ लगातार वाले
और अच्छा। वैसे तो कितने भी उसके हो सकते हैं, हाँ, उसकी मैंने कोई संख्या निश्चित नहीं है। हाँ मैंने कंटिन्यू 48 होगा तो उसके बाद फिर अवसर खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसा है फिर? नहीं 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 नहीं, नहीं। अवसर खत्म नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यू खत्म नहीं होगा, मतलब मनुष्य पर्याय का अवसर खत्म नहीं होगा। मनुष्य पर्याय तो उसको मिलेगी। हाँ लगातार यदि जीव होगा तो 48 बार होगा, और 2 साधिक में तो कितनी भी बार हो सकता है वो मनुष्य। हाँ, मैंने लगातार 48 बार भी हो सकता है, मतलब ये है। लगातार में 48 बार हो सकता है। हाँ मतलब वो अभी प्रश्न आया था कि मनुष्य से मनुष्य नहीं मिलता, लेकिन लगातार 48 बार तक भी हो सकता है, मतलब हाँ, ऐसा और है। वो ऐसा नहीं है कि उत्कृष्ट भाव की कोई 16, हाँ 18 कोई चलो ठीक संख्या, है। वो भी नहीं है नियम। अच्छा, इसमें फिर जो बोले थे पर्याप्त अपर्याप्त पूरे पर्याप्त ही है 48 में, 8 नहीं है, मतलब ऐसा 48 में पर्याप्त की है। पूरे, मतलब वही है। हाँ, अपर्याप्त की गिनती नहीं गिनाई इसमें, पर्याप्त ही है ये। ये बारे बात क्लियर हुई नहीं था, अभी तक यही सोच रहे थे। ठीक है, तो अच्छा है। हाँ। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? दीदी जी 48 भाव मिथ्यात्व की अपेक्षा लेंगे ना हाँ, लगातार? वो तो मिथ्या दृष्टि है ना। सम्यक दृष्टि होगा तो देवायु का बंधन करेगा। और जो पहले 24 भाव पर उसके बाद अपर्याप्त लिया जो, तो उसमें काउंट नहीं होगा जी सब। क्या पूछा आपने? जैसे 48 भाव बताए, 1 मिनट, 48 भाव बताए तो 24 भाव पहले 8 दूनी 16 8 24, उसके बाद कोई अपर्याप्त दशा प्राप्त की, फिर उसके बाद फिर 24 भाव हुए। अन्य किसी भाव में चला जाएगा वो, हाँ किसी भी भाव में जा सकता है वो, ऐसा है। ठीक। चलिए, मतलब हे बीच में जीवानी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जय जाने ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तके नमो सदा नित्य।